स्टेट कॉमन पेपर। शिक्षण और सीखना दोनों एक लक्ष्य एक ही है, वो है शिक्षार्थी की अधिक बुद्धिमान बनाना, शिक्षार्थी को ज्ञान से परिपूर्ण बनाना, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, शिक्षार्थी तक जानकारी पहुंचाना। शिक्षण और सीखना दोनों एक लक्ष्य एक ही है, वो है शिक्षार्थी को व्यवहार में परिवर्तन लाना, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण और सीखना दोनों एक अंतिम लक्ष्य शिक्षार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। केवल जानकारी देना या ज्ञान से परिपूर्ण करना इसका साधन मात्र है। वास्तविक शिक्षण तक होता है जब शिक्षार्थी सीखी हुई बातों को अपनी सोच, कौशल और कार्य में लागू कर पाता है। यह परिवर्तन उसके दृष्टिकोण, समस्या समाधान क्षमता और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में झलकता है। अतः बुद्धिमान बनाने या केवल जानकारी पहुंचाने से कहीं बढ़कर व्यवहार में अस्थायी बदलाव लाना ही शिक्षण और सीखने का मूल उद्देश्य है। जब शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित होता है तो उसे कहा जाता है शिक्षा शास्त्री, पैडागोजिकल अधिगम, वयस्क शिक्षण और सिद्धांत एंटागोजिकल अधिगम, दूरस्थ का अधिगम। उपरोक्त में से कोई नहीं। जब शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित होता है तो इसे कहा जाता है वयस्क शिक्षण सिद्धांत अधिगम, वयस्क शिक्षा सिद्धांत अधिगम। जब शिक्षार्थी स्वयं अपने सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करता है तो इसे वयस्क शिक्षण सिद्धांत एंडागोजिकल अधिगम कहा जाता है। यह वयस्कों की अधिगम की विशेष जरूरतों और विशेषताओं पर केंद्रित है, जहां शिक्षार्थी अपनी पिछली अनुभवों, आंतरिक प्रेरणा और व्यवहारिक समस्याओं को हल करने की इच्छा से प्रेरित होता है। इससे शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता की होती है, जो शिक्षार्थी को स्वयं अपनी गति और तरीके से अधिगम में सहायता करता है। यह शिक्षा शास्त्रीय पैडागोजिकल अधिगम से भिन्न है, जो बच्चों के अधिगम पर अधिक केंद्रित होता है, जहां शिक्षक का नियंत्रण अधिक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करते समय सीखने के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए? सीखने का क्षेत्र शिक्षण रणनीतियाँ जो बौद्धिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को समायोजित करती है। छात्र की सामाजिक आवश्यकताएं। उपयुक्त सभी बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करते समय सीखने के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए? सीखने के क्षेत्र शिक्षण रणनीतियाँ जो बौद्धिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को समायोजित करती है। छात्र की सामाजिक आवश्यकता।
उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करते समय हमें अधिगम के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें बच्चों को अधिगम के क्षेत्र, उनकी बौद्धिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को समझने वाली शिक्षण रणनीतियों का विकास और उनकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति शामिल है। यह शिक्षा पद्धति बच्चे को उनकी रुचियों, क्षमताओं और सामाजिक परिवेशों के अनुसार अनुकूलित करती है। ऐसा करने से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और वह अधिक आत्मविश्वास से अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य ज्ञान और बोध, विश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान और विश्लेषण। उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य विश्लेषण और मूल्यांकन। उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित उद्देश्य है विश्लेषण और मूल्यांकन या दोनों कौशल ब्लूम के वर्गीकरण के उच्च स्तरों में आते हैं। विश्लेषण जानकारी को विभिन्न भागों में विभाजित करना और उनके बीच संबंधों को समझना। मूल्यांकन जानकारी की गुणवत्ता और उपयोगिता को मूल्यांकन करना। संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बेंजामिन एस ब्लूम। संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम। संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे ब्लूम के वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। ब्लूम ने सीखने के उद्देश्य को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया। संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसे बौद्धिक कौशल शामिल हैं। भावनात्मक क्षेत्र, इसमें ग्रहण करना, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, संगठन, चर्चित, निर्मित शामिल है। मनोज्ञात्मक क्षेत्र, इसमें शारीरिक कौशल और गतिविधियों का विकास शामिल है। विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक दृष्टिकोण का विकास किसने किया? अरस्तू ने, ब्रूनर ने, गैगने ने, फ्रांसिस बेकन। विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक दृष्टिकोण का विकास किसने किया? अरस्तू ने। आगमन दृष्टिकोण का विकास अरस्तू ने किया था। यह एक शिक्षण विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभव और उदाहरण द्वारा सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले किसी सिद्धांत या समस्या को उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है और फिर उदाहरण, अनुभव व प्रयोग के द्वारा सिद्धांत की
ओर बढ़ते हैं। आगमन विधि का चरण उदाहरण की प्रस्तुति, विश्लेषण, सामान्यीकरण, परीक्षण व सत्यापन। टीम शिक्षण का लाभ है। टीम शिक्षण का लाभ है, यह छात्रों के विश्लेषणात्मक क्षमताओं को गहरा करता है। छात्र शिक्षण संबंधों को सुधारता है। यह अनुदेशात्मक परिस्थितियाँ बनाने की एक तकनीक है। उपरोक्त सभी टीम शिक्षण का लाभ है। टीम शिक्षण का लाभ है, यह छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को गहरा करता है। छात्र शिक्षक संबंधों को सुधारता है। यह अनुदेशात्मक परिस्थितियाँ बनाने की एक तकनीक है। उपरोक्त सभी टीम शिक्षण की एक पद्धति है जिसमें कई शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। यह छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है, उनके संबंधों को बेहतर बनाता है और शिक्षण परिस्थितियों को रोचक बनाता है। इस विधि में छात्रों को अलग अलग शिक्षकों की विशेषता का लाभ मिलता है, जिससे अधिगम एवं समझना अधिक गहराई से होता है। विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि, अन्वेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, आगमनात्मक विधि। विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आगमनात्मक विधि आगमन विधि में हम पहले विशिष्ट उदाहरणों या अवलोकनों का अध्ययन करते हैं, फिर इन विशिष्टता से एक सामान्य सिद्धांत या नियम प्राप्त करते हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञान तत्वों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। विशिष्ट दृष्टिकोण में पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है। विशिष्ट दृष्टिकोण में पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है। गतिविधि शिक्षण, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। विशिष्ट दृष्टिकोण में पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। विशिष्ट दृष्टिकोण में पाठ योजना का मुख्य फोकस शिक्षक और विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर होता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि विषय वस्तु का कुशल और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुतिकरण पाठ की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। इसमें यह देखा जाता है कि शिक्षक किस प्रकार के विषय वस्तु को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे वे आसानी से सीख सके। एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। इनका एक उदाहरण है अन्वेषण करना, संलग्न होना, स्पष्ट करना, विस्तृत करना। एक ऐसा समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। इसका एक उदाहरण है अन्वेषण करना।
हल करना एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिसमें छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। इसका एक उदाहरण है अन्वेषण करना। अन्वेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र को नई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके समाधान खोजने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है। सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है प्रदर्शन विधि, पढ़ाने का तरीका, प्रशिक्षण तकनीक, उपचारात्मक शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है प्रशिक्षण तकनीक। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें छात्रों को एक छोटे समूह को एक छोटा पाठ पढ़ाना शामिल है। यह तकनीक शिक्षकों को प्रतिक्रिया प्राप्त करने और एक नियंत्रित वातावरण में अपनी शिक्षण विधियों में सुधार की अनुमति देती है। सूक्ष्म शिक्षण सत्र में लगभग 5 से 20 मिनट के छोटे शिक्षण सत्र शामिल होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की प्रस्तुति के लिए कितने समय आवश्यक है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की प्रस्तुति के लिए कितने समय आवश्यक है? 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट है। पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं? बच्चों की अभिव्यक्ति सुनाई नहीं देती है, निष्क्रिय शिक्षा दी जाती है। बच्चे केवल शिक्षक को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं। एक से अधिक विकल्प सही है। पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं? एक से अधिक विकल्प सही है। पारंपरिक शिक्षण निर्देशक कक्षाओं में अक्सर कुछ खास बातें देखने को मिलती है। बच्चे की अभिव्यक्ति सुनाई नहीं देती है। इन कक्षाओं में शिक्षक ही केंद्र में होते हैं, जिससे बच्चे को अपने विचार या भावनाएं व्यक्त करने के अवसर कम मिलते हैं। निष्क्रिय शिक्षा छात्र अक्सर निष्क्रिय श्रोता होते हैं, केवल जानकारी प्राप्त करते हैं। वह अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते हैं। सीमित संवाद बच्चे आम तौर पर केवल शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलते हैं, न कि आपस में चर्चा करने या स्वयं प्रश्न पूछने के लिए। अतः एक से अधिक विकल्प सही हैं। विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना यह है, उन्हें प्रशंसा पसंद है। वह बहुत आलसी होते हैं। वह नेतृत्व प्रदान करने में विफल है। वह शिक्षक को नहीं जानते। विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना यह है, वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल है। विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना यह है कि वह नेतृत्व प्रदान करने में विफल हैं। एक प्रभावी विद्यालय प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करने की सक्षम होना चाहिए, जिससे विद्यालय को सभी सदस्यों को प्रेरित और निर्देशित किया जा सके। नेतृत्व की कमी के कारण विद्यालय में लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।
लाई लाई लाइसेज फेयर प्रशासन पर आधारित है। अधिनायक वक्त आपसी समझदारी, गैर हस्तक्षेप, कोई नहीं। लाइसेज फेयर प्रशासन पर आधारित है। गैर हस्तक्षेप। लाइसेज फेयर का अर्थ है करने दो। यह गैर हस्तक्षेप है। यह एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने से दूर रहती है, जैसे कि व्यापारिक गतिविधियों, नियम या सब्सिडी पर नियंत्रण। इसका मतलब है कि निजी व्यक्तियों और व्यवसायों को अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने की स्वतंत्रता होती है, बिना किसी हस्तक्षेप के। डी डीलनेट का अर्थ है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, डिस्टेंस लाइब्रेरी नेटवर्क, डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क। डीलनेट का अर्थ है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये पहले इसका नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था, बाद में इसको इसकी डीलनेट का अर्थ है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। 1998 में इसे दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय के बीच संसाधन साझा करना है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को 9,000 से अधिक संस्थानों को शामिल किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान एवं विकास संगठन, चिकित्सा अस्पताल आदि शामिल हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देश तरीके को उपयोग करना, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने के लिए, उन्हें प्रति स्नेह होने, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने के लिए। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने के लिए, उन्हें अन्य बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित प्रेरक निर्देश तरीकों से उपयोग पर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमता का एहसास करने के लिए शिक्षक का हस्तक्षेप आवश्यक है। इसलिए शिक्षक को प्रत्येक प्रकार के व्यक्तित्व की मांगों को पूरा करने में सक्रिय रुचि लेनी चाहिए। इसलिए उनके लिए अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए अनुकूलित और प्रेरक निर्देशात्मक तरीके का उपयोग करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। कक्षा के वातावरण को प्रेरित करना संलग्न अधिगम के संदर्भ करता है, जिससे दृश्य, व्यवहार, गतिविधि, उच्च क्रम की सोच, प्रश्न पूछना और शिक्षण को प्रेरित करना शामिल है। डैश के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए।
सफल प्रबंधक अच्छे शिक्षक, समस्या समाधानकर्ता अच्छे वक्ता। डैश के वह रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा शिक्षक, अच्छा शिक्षक, अच्छे शिक्षक, अच्छे शिक्षक। एक अच्छे शिक्षक के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। एक अच्छा इंसान होने का अर्थ है कि शिक्षक की नैतिकता, सहानुभूति और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। ये गुण शिक्षक को छात्रों के साथ अच्छे संबंध बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से शिक्षित करने में मदद करते हैं। जब आपसे कहा जाए कि आप अपनी कक्षा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को शामिल करें तो आप ऐसे करने से इनकार करेंगे। प्रिंसिपल से अनुरोध करेंगे कि ऐसे बच्चे को लिए बने सेक्शन में डाल दिया जाए। कक्षा में ऐसे बच्चे को नज़रअंदाज करें। ऐसे छात्र को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे और बच्चे को स्वीकार करेंगे। जब आपसे कहा जाए कि आप अपनी कक्षा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को शामिल करें तो आप ऐसे छात्र को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे और बच्चे को स्वीकार करेंगे। एक शिक्षक के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शिक्षण के तरीके को अनुकूलित करेंगे ताकि सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे छात्रों को पढ़ाने के नए तरीके सीखने शिक्षण विकास का हिस्सा है। बच्चे को स्वीकार करना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे न केवल उस बच्चे को फायदा होगा बल्कि यह पूरी कक्षा में सहानुभूति और समझ को भी बढ़ावा देगा। आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं? दोस्त की तरह, मालिक और नौकर की तरह, पिता और पुत्र की तरह, विक्रेता और खरीदार की तरह। तो आप शिक्षक और छात्र के बीच कैसा रिश्ता अच्छा मानते हैं? दोस्त की तरह। शिक्षक और छात्र का रिश्ता दोस्ताना होना चाहिए। ऐसा रिश्ता उन्हें खुलकर संवाद करने और एक दूसरे से सीखने का अवसर देता है। दोस्त जैसा शिक्षक छात्रों की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इससे शिक्षण का वातावरण सकारात्मक बनता है और छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षक का कौन सा कार्य है? सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। प्रशिक्षण, सुगमकर्ता, प्रतिनिधि, औपचारिक पदाधिकारी। शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है? सुगमकर्ता। जब शिक्षक सुगमकर्ता की भूमिका निभाते हैं तो वे अधिगम की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण का निर्माण करते हैं। इस भूमिका में शिक्षक छात्रों को
दृढ़ रूप से सोचने, प्रश्न पूछने और अपने विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे छात्र में स्वायत्तता की भावना बढ़ती है। सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? योग्यात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन। सीखने की प्रक्रिया में निगरानी करने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग अधिगम की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। यह छात्रों की सीखने की प्रगति के दौरान लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करता है, ताकि शिक्षकों और छात्रों को यह पहचानने में मदद मिल सके कि कौन से छात्र मजबूत हैं और किन छात्रों में सुधार की आवश्यकता है। इसका मुख्य उद्देश्य सीखने और सिखाने में सुधार करना है, न कि केवल ग्रेड देना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, संक्षिप्त उत्तर, समापन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा? अधिक विश्वसनीय होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में अंकन अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि इस प्रश्नों में छात्रों को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होता है। इससे अंक में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और विषय पर कर्ता की संभावना कम होती है। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? भावनात्मक, संज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक, मनोज्ञानात्मक। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य में किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? भावनात्मक। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें छात्रों की संज्ञा और समझ का आकलन किया जाता है। भावनात्मक क्षेत्र, जिसमें छात्र की दृष्टिकोण, मूल्य और भावनाएं शामिल हैं, की मूल्यांकन आम तौर पर नहीं किया जाता है। विज्ञान। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रम में मनोक्रियात्मक कौशल का आकलन होता है, लेकिन यह व्यापक नहीं है। इसलिए भावनात्मक क्षेत्र वह मुख्य पहलू है जिसका हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है। एक ही स्तर पर अधिक भावनाओं का है। क्षैतिज संगठन, ऊर्ध्वाधर संगठन, केंद्रीय संगठन। एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है। एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है। क्षैतिज संगठन क्षैतिज संगठन तब होता है जब एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाएं या विभाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका मतलब है कि वह एक ही पदानुक्रमित स्तर पर कार्य करते हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, यह सूचना का आदान प्रदान करते हैं।
एक रचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक संलग्नता को सुगम बनाया जा सकता है। बच्चों की बातों से एक शिक्षक की भावनाओं से बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध से बहु रूप में थोपा गया अनुशासन से बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन से एक रचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक संलग्नता को सुगम बनाया जा सकता है। बच्चों की बातों एक शिक्षक की भावनाएं बच्चों की बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध 1 2 3 से रचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक संलग्न को बढ़ाने के लिए बच्चों की बातों शिक्षक की भावनाओं और बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। जब बच्चे अपनी बातों को खुलकर साझा कर सकते हैं और शिक्षक सहानुभूति और समर्थन प्रदान करते हैं तो एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनता है। बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन रचनात्मक सोच को बाधा डालता है, जबकि सहज संवाद और समझ बच्चों को सोच से प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों में शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश द्वारा की गई है। आदिल शिया समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति, माथुर समिति, यशपाल समिति। छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश द्वारा की गई थी। यशपाल समिति छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच करने वाली यशपाल समिति का गठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1992 में किया गया था। यशपाल समिति ने 1973 में अधिगम बिना बोझ के शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के तरीकों और साधनों पर जोर देना था, विशेषकर युवा छात्रों के लिए अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करता है। एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री शिक्षकों के लिए शिक्षण को आधार बनाने के लिए एक सामग्री परीक्षा के लिए आधार और सामग्री बनाने वाली सामग्री शिक्षकों के लिए पाठ्य और संदर्भ सामग्री। पाठ्य पुस्तक एक डैश का उद्देश्य है। एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा सामग्री एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह एक विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करे। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की जाती है और इसमें विषय वस्तु को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार विषय की जानकारी, उदाहरण, चित्र, प्रश्नोत्तर आदि शामिल रहते हैं।
सर्वदृष्टि सहायक सामग्री शिक्षण में उपयोगी है। यह स्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करता है। छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को आसानी से सीखते हैं। पाठ रोचक होता है। यह छात्रों को समझने के स्तर को कम करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? सर्वदृष्टि सहायक सामग्री शिक्षण में उपयोगी है। यह स्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करता है। छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को आसानी से सीखते हैं। पाठ रोचक हो जाता है। 1 2 3 तीनों से सही है। सर्वदृष्टि सामग्री वे साधन है जो शिक्षक और संचार में उपयोग किए जाते हैं, जिसमें ध्वनि और दृश्य दोनों तत्व शामिल होते हैं। इनमें वीडियो, फिल्मों, स्लाइड शो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ शामिल हो सकती हैं। सर्वदृष्टि सहायक सामग्री छात्रों को अस्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करती है। इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता के बजाय सक्रिय भागीदार बनते हैं। दृश्य और सर्वे उत्तेजनाएं उनकी एकाग्रता बढ़ाती है। पारंपरिक शिक्षण विधियों की तुलना में सर्वदृष्टि सहायक सामग्री पाठ को अधिक आकर्षक और उत्साहवर्धक बनाती है, जिससे छात्रों की रुचि बनी रहती है। दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए जब शिक्षक अनुपस्थित हो, जब वस्तु उपलब्ध न हो, परीक्षाओं के दौरान, मूल्यांकन के दौरान। दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए जब वस्तु उपलब्ध न हो। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब वस्तु उपलब्ध न हो या जब वास्तविक वस्तुओं को कक्षा में लाना संभव न हो। दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों को जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद कर सकती है और उन्हें रोचक और आकर्षक बना सकती है। होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। तकनीक तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक प्रतिक्रियावादी थी। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। होम रूल लीग से संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक प्रतिक्रियावादी रही। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक प्रतिक्रियावादी रही। होम रूल लीग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की मांग करना था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग
से प्रेरित होकर 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में अपना इंडियन होम रूल लीग स्थापित किया, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 16 में मद्रास में अपना अखिल भारतीय होम रूल लीग स्थापित किया। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक सक्रिय और संगठित था, न कि प्रतिक्रियावादी था। तिलक और एनी बेसेंट के बीच मतभेदों के बावजूद दोनों होम रूल लीग बने रहे, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। भारत में कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% है। रेगिस्तान, पर्वत, मैदान, पठार। में कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% है। पठार भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सर्वाधिक बड़ा देश है। भारत को कई भौतिक स्वरूप में बांटा गया है: पर्वत, पठार, मैदान, झील इत्यादि। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भूभाग पर्वतीय है, 18.6% भूभाग पहाड़ी है, 27.7% लगभग 30% भूभाग पठारी है, 43% भूभाग मैदानी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, अधिकारों का बिल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अधिकारों का बिल। भारतीय संविधान में कोई महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें से कुछ निम्न है: मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है, जो राज्य को नीतियाँ बनाने और निर्णय लेने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को परिभाषित करती है। अधिकारों का बिल एक विशिष्ट शब्द है जो विशेष रूप से अमेरिकी संविधान में प्रयोग किया जाता है, न कि भारतीय संविधान में। बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? युद्ध में भारत की भागीदारी, गांधी के आह्वान पर ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह के कारण, अंग्रेजों द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए।
1937 में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इस सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की थी, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में बंद थे। जब इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पूरा नहीं किया तो बिहार की कांग्रेस सरकार ने 1938 में इस्तीफा दे दिया। वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया। ब्रेकनविंग पुस्तक किसने लिखी? ब्रेकनविंग पुस्तक किसने लिखी? मीराबाई, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू। ब्रेकनविंग पुस्तक किसने लिखी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। ब्रेकनविंग पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई थी। यह उनकी कविताओं का संग्रह है, जिसमें प्रेम, मृत्यु और भाग्य के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई थी। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवयित्री थी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द बर्ड ऑफ टाइम्स 1912, द स्कैटर्ड फूल्ड 1943 उनकी अन्य रचनाएं हैं। हम छोटी मछली को छोटे पानी के टैंक में रखते हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है, एक्वेरियम, कुत्ताघर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम छोटे मछलियों को छोटे पानी के टैंक में रखते हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है, एक्वेरियम। हम छोटे मछली को छोटे पानी के टैंक में रखते हैं, जिन्हें एक्वेरियम कहा जाता है। एक्वेरियम में मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों को रखने से न केवल उनकी देखभाल की जा सकती है, बल्कि यह एक सुंदर और आकर्षक दृश्य भी प्रदान करते हैं। छिपकली के पंजे का उपयोग किया जाता है। शिकार पकड़ने में सहायता करता है, चढ़ाई में सहायता करता है, अंडा देने में सहायता करता है, तेज दौड़ने में बाधा। छिपकली के पंजे का उपयोग किया जाता है, चढ़ाई में सहायता करता है। छिपकलियों के पंजे में विशेष संरचना होती है, जैसे कि छोटे लेमेला और उन पर अनगिनत सूक्ष्म बाल, जो उन्हें किसी भी सतह पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। यह उन्हें दीवारों पर, चट्टानों और पहाड़ों पर आसानी से चढ़ने में सक्षम बनाता है। किसके कारण बरसात के मौसम में बच्चों के पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है? कीटाणुओं, चॉकलेट, मांस, कीड़ा। किसके कारण बरसात के मौसम में बच्चों को पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है? कीटाणु। बरसात के मौसम में बच्चों के पेट दर्द की समस्या का सामना कीटाणुओं के कारण करना पड़ता है। बरसात के मौसम में नमी और जलभराव के कारण बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जैसे कीटाणु तेजी से पनपते हैं। दूषित पानी, भोजन या
अस्वच्छता के माध्यम से यह कीटाणु बच्चे के शरीर में प्रवेश करके पेट दर्द, दस्त, उल्टी जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं। कुछ फसलें सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है खरीफ, रबी, दोनों इनमें से कोई नहीं है। कुछ फसलें सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है रबी, 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 रबी। कुछ फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं जिन्हें रबी की फसलें कहा जाता है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि रबी फसलों के उदाहरण हैं। खरीफ फसलें वह होती हैं जो वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच यानी गर्मियों के में उगाई जाती हैं। इन्हें आम तौर पर मार्च से जून के बीच बोया और काटा जाता है। जायद की फसलें मुख्य रूप से सब्जियां और फल देती हैं। तरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी आदि जायद के फसल के उदाहरण हैं। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन है? बिचेंद्री पाल, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? बिचेंद्री पाल। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला जुनको ताबोई थी, जो एक जापानी पर्वतारोही थी। उन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की। बिचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1984 में यह उपलब्धि हासिल की। बिचेंद्री पाल को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कल्पना चावला और सुनीता विलियम अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। किसी पंचभुज को पांचों अंतःकोणों का योग होगा। तो किसी पांचभुज, तो हम पांचभुज बना रहे हैं। पांचभुज हो गया। पांचभुज इसको हम इस तरह बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। इसको त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज का आयोग कितना होता है? त्रिभुज के कोण, तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है एक त्रिभुज की। तो एक त्रिभुज का 100 है तो 3 का है, 3 का 1, तो इसको हम गुना कर देंगे 3 से इसको, तो कितना हो जाएगा? 0 और 24 के 4 हाथ में 2, 3 2 5, 540 डिग्री यानी डी इसका आंसर होगा। कितना होगा? डी आंसर होगा। ₹100 का 1000 का 1000 है। 10 के 10 नोट से, 100 के 10 नोट से, 20 के 10 नोट से, 500 के 4 नोट से, तो 100 के 10 नोट से होगा। बी आंसर होगा इसका। यहाँ है मॉड 5 7 प्लस 3 मॉड, तो इसका क्या होगा? तो ये मॉड है तो इसमें -5 और -5, तो -5 और -7 -12 प्लस 3 मॉड हो गया। इसके बाद से
मोड -9 मोड, इसके बाद मोड से करने के बाद 9 बचेगा, यानी ये आंसर होगा 9। इसमें 44 नंबर 99 + 9/10 + 9/1000। तो इसको क्या है, 99, तो 99 रहेगा, +10 है तो 0.9 हो जाएगा, +0.009 होगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 99.909 बी आंसर होगा इसका। एक दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है, 4 मीटर 5 सेमी है। यदि प्रत्येक ईंट 5 सेमी ऊंची है तो दीवार को दी गई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी ईंटों का उपयोग किया गया है। तो इसको मानिए 4 मीटर 25 सेमी है, तो इसको 4 मीटर 25 सेमी है, तो इसको हम 4 गुने 100 + 25 सेमी कर देंगे, तो 400 + 25 सेमी, 425 सेमी हो गया। 5 सेमी ईंट है तो 425 को 5 से ही कर देंगे, तो 5 से हो जाएगा, 5 × 8 = 25, 85, यानी 5 से इसको भाग करने पर 85, तो 85 को ना ए होगा आंसर इसका, ए। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर सही विकल्प चुनें। पत्रिका, संपादक, चलचित्र, तो क्या होगा, निर्देशक होगा। कौन होगा, निर्देशक, सी होगा इसका आंसर, सी। प्रश्न, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, ठीक उसी प्रकार चलचित्र का संबंध निर्देशक से है, अतः विकल्प सी सही है। दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर श्रृंखला आएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, B15 F D 12 J 9 F 9 N H 6 R। तो B C D E F G H I J, तो जे होगा, जे किस में है, ए और सी में है, तो बी कट गया, डी कट गया, और यहाँ उसके बाद से नंबर है 15 12 9 6 3, यानी इसमें 3 हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें 15 में से 3 गया तो 12, 12 में से 3 घटाया तो 9, 9 में से 3 घटाया 6, 6 में से 3 घटाया 9, तो 9, तो ये 3 हो जाएगा, तो ए ही आंसर इसका होगा, ए आंसर होगा। यहाँ लास्ट में भी हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। इसमें हम पहले पूरब पश्चिम लिख देंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा में है, कितना मीटर, 10 मीटर चला, 10 मीटर चला। चलने के बाद बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलने के बाद
चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जाता है? अंत में किस दिशा में जाता है? तो पश्चिम दिशा में जाता है। इसे पूरब से गया फिर पश्चिम दिशा में, यानी ए आंसर होगा इसका, ए आंसर होगा। नारंगी आलू फल के बीच के संबंधों को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? नारंगी आलू फल के बीच से को संबंधित कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो नारंगी आलू फल, तो नारंगी फल है, नारंगी क्या है? नारंगी और ये क्या है? फल है, ये फल है। और आलू एक अलग है, तो ये बी को डिनोट करेगा, क्या है? बी से। अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर एस तथा जी के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? कौन सा अक्षर आएगा? तो इसको हम वर्णमाला के हिसाब से तो GHIJKLMNOPQRS है। तो इसके बीच में कौन सा अंक आएगा? तो इसके 1 2 6 2 4 6 एम आएगा, बी आंसर होगा इसका। क्या होगा? बी आंसर। तो हम लोग इससे आगे कल करेंगे, इससे आगे हम लोग अब कल आगे पढ़ेंगे इसी में, उससे आगे वाले सेक्शन के बारे में।